तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे समष्टि पारस्परिक क्रिया के बारे में। क्या होता है, सबसे पहले समष्टि समझ में सबको आ रहा होगा। समष्टि किनको बोलते हैं? व्यष्टि के समूह को हम लोग समष्टि बोलते हैं। समष्टि पारस्परिक क्रिया का मतलब क्या होता है? जब दो विभिन्न प्रजातियों के बीच क्या हो, कुछ न कुछ संबंध हो और उन संबंधों से एक को या तो हानि हो, दूसरे को लाभ हो, या तो दोनों को फायदा हो। ठीक है, इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं इनका समष्टि पारस्परिक क्रिया को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं शैवाल कवक का। शैवाल और कवक जो है वो मिल करके क्या बनाता है? लाइकेन बनाता है। क्या बनाता है? लाइकेन बनाता है। मतलब शैवाल और कवक दोनों मिल करके एक नया जीव बना दिया, लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन में क्या क्या है? शैवाल भी है और कवक भी है। तो इसमें देखो क्या होता है, शैवाल और कवक मिलकर लाइकेन बनाता है। इनको क्या बोलते हैं? सहकारिता बोलते हैं। इसमें एक जीव को लाभ, दूसरे को भी लाभ। मतलब शैवाल और कवक मिलकर क्या बनाया? लाइकेन बनाया। अब लाइकेन में क्या होता है? शैवाल को भी फायदा होता है, कवक को भी फायदा होता है। कैसे फायदा होता है? लाइकेन जो शैवाल जो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया करता है ना। इसमें क्या होता है? शैवाल क्या होता है? हरा होता है, तो इसमें क्लोरोफिल होता है, तो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया करता है। और कवक क्या करता है? मिट्टी से पोषक तत्वों को निकाल करके और जल को निकाल करके शैवाल को देता है। समझ में आया? और तब जाकर के क्या बनता है? भोजन बनता है। तो कवक को शैवाल से रहने का जगह मिल जाता है और भोजन भी मिल जाता है। और शैवाल को कवक से क्या मिलता है? जल मिल जाता है, जल ला के देता है भोजन बनाने के लिए। समझ में आया? तो इस तरह से शैवाल को भी फायदा है कवक से और कवक को भी फायदा है शैवाल से, और दोनों मिलकर कौन सा जीव बना दिया? लाइकेन बना दिया। समझ में आया? इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया? शैवाल को भी फायदा हुआ, मतलब एक जाति को भी फायदा हुआ और दूसरे कवक जाति को भी फायदा हुआ। जब समष्टि में क्या हो, जब दो जीव को लाभ हो, दोनों को एक दूसरे से लाभ हो, तब उनको हम लोग सहोपकारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? सहोपकारिता कहते हैं ना। उसी प्रकार पारस्परिक क्रिया का मतलब ये हुआ कि जब दो जीवों के बीच का क्रिया वो पारस्परिक क्रिया बोलते हैं। समष्टि किसको बोलते हैं? व्यष्टि के समूह को बोलते हैं। तो व्यष्टि में अगर दो जीव है, दोनों जीव के बीच कुछ क्रिया हो रहा है ना, दोनों जीव के बीच जो संबंध है, उसी संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे? पारस्परिक क्रिया बोलेंगे। समझ में आया? या अंतरजातीय क्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पारस्परिक क्रिया या अंतरजातीय पारस्परिक क्रिया कर सकते, दोनों लगभग एक ही है ना। मतलब दो जीवों के बीच जो संबंध होता है उसे क्या बोलेंगे? अंतरजातीय पारस्परिक क्रिया कहेंगे। समझ में आया? हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे एक जीव को लाभ होता है, दूसरे को लाभ होता है, तो क्या बोलते हैं। ठीक है, एक को घटा हुआ, दूसरे को भी घटा हुआ, एक को हानि, दूसरे को भी हानि, जिसको स्पर्धा बोलते हैं। इसका उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे कछुआ और बकरी का उदाहरण समझेंगे। गैलोपेगस द्वीप था ना, उस द्वीप पे पहले से ही कछुआ रहता था। क्या रहता था? कछुआ। तो कछुआ जो वहां हरा घास खाता था कछुआ, तो इसके बाद क्या हुआ? बकरी वहां पहुंचा ना, तो कुछ कछुआ वहां पहले से था। इसका 100 की संख्या में बकरी वहां पहुंच गया। जब बकरी वहां पहुंचा तो कछुआ का जो चारण क्षमता होता है वो बहुत कम होता है, और बकरी का जो चारण क्षमता होता है वो ज्यादा होता है। तो वहां पे क्या हो गया? कंपटीशन हो गया, स्पर्धा हो गया। कछुआ और बकरी में जो स्पर्धा होगा तो बकरी जीत गया। मतलब बकरी का चारण क्षमता ज्यादा था, तो बकरी ज्यादा चारण करने लगा, लेकिन कछुआ ज्यादा चारण करना बंद कर दिया। कछुआ धीरे क्या विलुप्त हो गया। तो कछुआ को यहाँ पे क्या हो गया? नुकसान हो गया। समझ में आया? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपटीशन बोलते हैं। समझ में आया? तो इस तरह हम लोग देखेंगे किस तरह से दो व्यष्टियों के बीच कैसा संबंध होता है। अंतरजातीय पारस्परिक क्रिया दो भिन्न जातियों की समष्टियों की पारस्परिक क्रिया से संपन्न होती है। ठीक है, ये क्रियाएं एक जाति या दोनों जातियों के लिए लाभदायक भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है, उदासीन हो सकता है ना। तो लाभदायक को हम लोग प्लस से सूचित करते हैं, हानिकारक को माइनस से, उदासीन को 0 से। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो समष्टियों के पारस्परिक क्रियाओं को देखेंगे। समष्टियों इसलिए लिखा हुआ क्योंकि पारस्परिक क्रिया करने के लिए कम से कम दो जाति का होना जरूरी है। और जब दो जाति होगा तो उनको समष्टि कहेंगे, क्योंकि अकेले जाति को क्या बोलते हैं? व्यष्टि बोलते हैं। केवल एक स्पीसीज है, एक जीव है, तो उनको क्या बोलेंगे? व्यष्टि बोलेंगे। कम से कम दो से अधिक है तो उनको क्या बोलते हैं? समष्टि बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे समष्टियों के पारस्परिक क्रियाएं को देखेंगे। तो जाति ए हो गया, मान लेते हैं जाति ए और जाति बी, दोनों के बीच क्या संबंध है इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मान लेते हैं जाति ए को अगर लाभ हो रहा है और जाति बी को भी क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है ना, तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे? इस पारस्परिक क्रिया का नाम क्या देंगे? सहोपकारिता देंगे। क्या देंगे? सहोपकारिता देंगे। शैवाल और कवक जो है ये दोनों मिलकर के क्या कहलाता है? सहोपकारिता का उदाहरण कहलाता है। अभी जस्ट बताएं, शैवाल कवक मिलकर क्या बनाता है? लाइकेन बनाता है। शैवाल को कवक से फायदा और कवक को शैवाल से फायदा होता है। ठीक है, इसके बाद है एक जाति को अगर मान लेते हैं हानि हुआ और दूसरे जाति को भी क्या हुआ? हानि हुआ। मतलब दो जातियों के बीच जो क्रिया हो रहा है उस क्रिया के दौरान मान लेते हैं एक जाति को हानि हुआ और दूसरे को भी हानि हुआ, इसको क्या बोलेंगे? स्पर्धा बोलेंगे। जैसे उदाहरण बताएं, कछुआ और बकरी। कछुआ का चारण क्षमता कम होता, कछुआ बकरी क्यों, और भी कई जाति हम ले सकते हैं ना। अगर किसी जंगल में मान लेते हैं
बहुत ज्यादा चारा वहां पे है नहीं ना, कम ही चारा वहां पे। पहले 50 जाति था वहां पे और 50 जाति और आ गया। अब सभी जाति में क्या होगा, आपस में क्या होगा, स्पर्धा होगा ना खाने के लिए। भोजन तो सीमित है लेकिन जातियों की संख्या बढ़ गई, तो वहां पे क्या होगा, स्पर्धा होगा, कंपटीशन होगा। ठीक है। तीसरा है, अगर एक जाति को मान लो फायदा हुआ, दूसरे को क्या हुआ, हानि हुआ ना, तो इसको क्या बोलेंगे, परभक्षण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परभक्षण। परभक्षण में सीधा समझना है, एक जंतु दूसरे जंतु को खा लेता है। अब जंगल में जो शेर है वो बकरी को खा लिया, तो बकरी को तो नुकसान हुआ, बकरी मर गया, लेकिन शेर को फायदा हुआ नहीं यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे, परभक्षण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परभक्षण बोलेंगे। तो कुछ जंतु परभक्षण से बचने के लिए अपने आप अपने शरीर का रंग को बदल लेता है ना। जैसे कुछ मेढक भी है, कुछ छिपकली भी है। जैसे मेढक क्या करता है, परभक्षण से बचने के लिए, जैसे सांप वगैरह मेढक को खा लेता है ना, तो परभक्षण से बचने के लिए शरीर का रंग क्या करता है, बदल लेता। जो मेढक होता है शरीर रंग क्या करता है, बदल लेता है ना, ताकि जो सांप है उनको पहचान ना पाए और उनका परभक्षण ना हो सके ना। तो कुछ जंतु में ऐसे भी गुण होता है। ठीक है, समझ में आया। चौथा देखेंगे हम लोग, एक जाति को क्या हुआ, लाभ हो गया और दूसरे क्या हो गया, फिर से हानि होता है। तो एक जाति को लाभ, दूसरे को हानि, इसको परजीविता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परजीविता भी कहते हैं। तो परजीविता मतलब समझ में आ रहा है, परजीवी का मतलब क्या होता है, दूसरे जंतु के शरीर में रह करके उससे भोजन प्राप्त करते हैं ना। तो इसमें दूसरे जंतु को तो नुकसान हो रहा है ना। इसको उदाहरण लेते हैं गोलकृमि इनका। जो कृमि हमारे पेट के अंदर, आंत के अंदर जो होता है, तो वो क्या करता है, कृमि क्या करता है हमारे आंत के अंदर, वो हमारे आंत से भोजन लेता है। तो इससे किसको नुकसान हो रहा है, हमको नुकसान हो रहा है। जिन कृमि को नुकसान हो रहा है उनको फायदा हो रहा है, उनको नुकसान पहुंचेगा जब दवाई खाएंगे तो। ठीक है, टेंशन मत लो ना, उनको नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान केवल मुझे हो रहा है। तो इसमें क्या हो गया, एक जीव को क्या हो गया, नुकसान हो रहा है, दूसरे को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। ठीक है, तो एक जीव को अगर फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, परजीविता कहेंगे। क्या कहेंगे, परजीविता कहेंगे। समझ में आया यहाँ पे। ठीक है, इनके बाद क्या है, इनके बाद है सहभोजिता। क्या है, सहभोजिता हम लोग समझेंगे ना। देखो इसमें क्या होता है, एक जीव को लाभ हो रहा है और दूसरे को न तो लाभ न तो हानि हो रहा है। एक जीव को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, दूसरे को न तो लाभ न तो हानि हो रहा, मतलब उदासीन है ना। इनको कहेंगे सहभोजिता। अब उसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है आर्किड का पौधा और आम का पेड़। तो आम के पेड़ पे बहुत सारा छोटे छोटे आर्किड का पौधा रहता है ना। आम का बड़ा जो पेड़ होता है उस पे आर्किड का पौधा चिपका हुआ रहता है। तो इससे आर्किड का पौधा को क्या मिलता है, आर्किड का पौधा अपना भोजन तो खुद ही बना लेता है, लेकिन वहां पे उसको रहने का जगह मिल रहा है। क्या मिल रहा है, रहने का आवास उनको मिल गया ना आम के पौधा पे। लेकिन आम के पौधा को क्या फर्क पड़ता है, आम के पौधा को भी कोई नुकसान वहां पे नहीं हो रहा, क्योंकि आम के पौधा से वो भोजन ले ही नहीं रहा। आर्किड स्वयं भोजन बना रहा है और आम का पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है ना। केवल आर्किड आम के पौधों पे रह रहा है ना, आवास मिला उनको। क्या मिला, आवास मिला। इन सभी का हम लोग और भी कई उदाहरण है, उनको भी हम लोग समझेंगे। फिलहाल एक एक उदाहरण हम लोग समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, आर्किड को आम के पौधा से कोई लाभ मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, बिल्कुल लाभ मिला ना। उनको लाभ ये मिला कि उनको आवास मिल गया। क्या मिल गया, आवास मिल। लेकिन आम का पेड़ को आर्किड से कोई लाभ या नुकसान हुआ, ना तो लाभ हुआ ना तो नुकसान हुआ, उदासीन। आम के पौधों को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए यहाँ पे है, एक जीव को लाभ हुआ, दूसरे को ना तो लाभ ना तो हानि। तो इस क्रिया को हम लोग, इस पारस्परिक क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, सहभोजिता कहेंगे। क्या कहेंगे, सहभोजिता कहेंगे। समझ में आया। इसके बाद अंतरजातीय परजीविता है। तो वही परजीविता अभी जस्ट बताए थे ना परजीविता के बारे में, तो वही हो जाएगा अंतरजातीय परजीविता, जो शरीर के अंदर रह करके क्या करता है, एक जीव को इसमें नुकसान होता है, दूसरे जीव को ना तो नुकसान ना तो लाभ होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरजातीय परजीविता बोलते हैं। इन सभी को हम लोग उदाहरण के माध्यम से, और भी कई उदाहरण इनका है, और 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले स्वायत्ता पढ़ेंगे, फिर स्पर्धा पढ़ेंगे, फिर परभक्षण पढ़ेंगे ना। इस तरह से सभी को एक तरफ से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था समष्टि पारस्परिक क्रियाओं के बारे में।